Very good morning to all. As we discussed about this chapter electoral politics in our previous video, and I have got some comment in this. Students are saying that they have not read the chapter well, so I am giving again a short description of this chapter, so understood very carefully. As I have told you at the beginning of the chapter, there is a case of Haryana. Yes, there is a case of Haryana in which we studied that a leader whose name is Devi Lal, who make promises to the people of Haryana that if his government will come in power, he will pay या फिर he will give them a lots of loans for farmers and for some small businessmen. So when the elections were held in Haryana, people vote for Devi Lal. Devi Lal wins the election and make the government, and after making their government, ही फुलफिल हिज प्रोमिसेस. उन्होंने प्रोमिसेस किए थे कि अगर उनकी सरकार आई तो किसानों को, छोटे बिजनेसमैन को लोन देंगे. उन्होंने अपनी इस बातें को ही पूरा किया. लेकिन जो देवीलाल जी की पार्टी थी वो कुछ ही समय तक सत्ता में रही. कुछ समय तक मतलब 4 साल का इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और जब 5वें साल कंप्लीट होने पर इलेक्शन दोबारा हेल्ड हुए तो इस बार जो उनकी पार्टी थी इसने अपना सपोर्ट खो दिया, और जो कांग्रेस पार्टी पहले भी वहाँ पे थी फिर से एक बार पावर में आ जाती है. तो इस केस के थ्रू हम ये देखते हैं कि अभी जो सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो सही से वर्क नहीं करती है. तो अगले बार जो इलेक्शन होंगे वो उसमें अपनी गवर्नमेंट को खो देंगे, यानी कि जो जनता का सपोर्ट है अगर उन्हें नहीं मिला तो इलेक्शन को हार जाएंगे, जैसे कि हरियाणा के केस में हमें बताया गया था. ठीक है, ये हो गई हरियाणा की बात, है ना. इससे थोड़ा सा समझ में आया कि इंडिया में जो एक सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे एवरी 5 और 6 ईयर के आपका इलेक्शन होते हैं. स्टेट्स में भी होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, और ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हम लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, उसके भी इलेक्शन होते हैं. आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो देयर आर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, 3 स्तरों पर हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं. तो केंद्र के चुनाव होते हैं, फिर राज्य के होते हैं, और फिर तीसरे स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं, जैसे प्रधानी वगैरह के चुनाव लड़े जाते हैं, या फिर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव लड़े जाते हैं. अब इसमें हम थोड़ा सा आगे समझते हैं. पहली चीज है कि व्हाट इज एन इलेक्शन. पहले तो ये समझना है कि इलेक्शन क्या होते हैं, तो व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. इलेक्शन है क्या और हमें इलेक्शन की जरूरत क्या है. तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. तो ये इलेक्शन है. इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. और नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. आखिर हमें इलेक्शन की जरूरत क्या है. ठीक है, तो एज वी नो दैट इन टुडेज वर्ल्ड people have no time to sit together and discuss their problem. आज के इस बिजी शेड्यूल्स में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो एक साथ बैठें और बैठ के अपनी समस्याओं को आपस में डिस्कस करें. ये तो हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को आज इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो अपनी फैमिली के साथ में बैठ के कुछ समय स्पेंड कर सकें, है ना. तो अगर ऐसे में ये हो तो फिर आखिर लोगों की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाएगा. लोग साथ में नहीं बैठेंगे, समस्याएं सुनेंगे नहीं. और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग बैठ रहे साथ में उनकी बात मान हो भी रही कि नहीं हो रही. पहले क्या था, कम्युनिटी छोटी थी, जो भी लोग सबसे ज़्यादा उम्र दराज होते थे या बहुत बुद्धिमान होते थे, सभी उसकी बात को मान लेते थे. लेकिन आज क्या है कि सब बुद्धिमान है तो कोई किसी की बात को नहीं मानता. तो उसके लिए क्या एक प्रक्रिया चुनी गई, इलेक्शन की प्रक्रिया चुनी गई. बोले जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएगा, जो चुना जाएगा, सब उसकी बात को मानेंगे. तो इसके लिए हमें इलेक्शंस की जरूरत है.
ये है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। अब कह तो दिया हमने कि हमें इलेक्शन की जरूरत है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकेंगे, लेकिन कि आखिर जो चुनाव होगा वो कैसे होगा? फिर तो ऐसे होगा कि मान लो चुनाव होना है तो जो अपने फेवर वाले होंगे उनको कहीं ना कहीं से मना के जो कहेंगे हमें वोट डाल दो, हमें वोट डाल दो, ऐसे चल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या प्रोसीजर किया जाए डेमोक्रेसी में कि इलेक्शन बिल्कुल कैसे हो, अच्छे तरीके से हो। तो इसके लिए क्या होता है, तो एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है ना। इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इसे एक बार ये पूरा कमीशन बन जाता है तो इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता, ये फ्रीली बिल्कुल अपना काम करता है। तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन आवर कंट्री। ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है। इन इलेक्शन एवरी पर्सन हैज वन वोट एंड इट्स वैल्यू इज ऑल्सो वन। इलेक्शन में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होता है और उस वोट की वैल्यू भी क्या होती है, एक। ठीक है, एवरी पर्सन हैज अ वन वोट एंड इट्स वैल्यू ऑल्सो भी वन, है ना। और सेकंड क्या कहता है कि देयर आर सो मेनी पार्टीज इन आवर कंट्री एंड पीपल हैव टू चूज वन ऑफ देम, है ना। बहुत सारी पार्टियां हैं, लोगों को उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। अप्रोक्स अगर हम बात करें तो देयर आर मोर देन 750 पार्टीज इन आवर कंट्री। अगर हम बात करें तो हमारे देश में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं। बट ये नहीं कह सकते कि हाँ वो पूरी कंट्री में है कि नहीं है, है ना। रीजनल लेवल पे भी हो सकती है और सेंट्रल लेवल पे भी कुछ हो सकती है। और बताया मैंने कि जो इलेक्शंस हैं दैट वर हेल्ड इन आवर कंट्री आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, या फिर वी कैन आल्सो से दैट कि इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री आफ्टर 5 और 6 ईयर्स, यानी कितने ईयर्स के बाद हेल्ड होते हैं, 5 और 6 ईयर्स के बाद हेल्ड होते हैं। तो ये हो गया व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सबसे पहले तो यही है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए। जो वोट की वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। पीपल्स के पास चॉइस होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में से उनको चुन सकें। चलिए अब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एक वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। हम लोग सुनते भी हैं, आप लोग के घर में भी अभी चुनाव का दौर चल रहा है, इलेक्शन होने हैं यूपी में, तो उस समय हम लोग एक वर्ड सुनते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र बना है। बोले कि एक विधानसभा ये बनी है, एक विधानसभा वो बनी है, तो ये क्या है ये समझते हैं हम। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। तो अगर हम बात करें, अगर सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो पूरे के पूरे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाएंगी। हमको पता है ना कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, हाँ 45 थी, 2 कम हो गई, अच्छा 43 हो गई। तो 543 सीट्स हैं, तो इसी तरीके से 543 क्या बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है क्षेत्र बना दिया जाता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्षेत्र बनाया जाता है। इतनी पॉपुलेशन पे एक विधायक चुना जाएगा, ठीक है, ऐसे इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कितनी बनेगी पूरे इंडिया में, 543 बनेगी पूरी की पूरी। और जो सेंटर में हो रहा, जैसे कि मान लो जो इलेक्शन हो रहा, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा, तो जो वहां से चुना जाएगा उसको हम एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। और जब यही इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो अपन लोगों ने सुन रखा है ना, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको MLA बोलते हैं, MLA बोलते हैं कि नहीं बोलते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब हमने बताया कि अगर लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी। और वहीं पे अगर स्टेट इलेक्शन हो रहा, स्टेट
स्टेट में, प्रत्येक स्टेट का भी हमें पता है, आप लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ा स्टेट है कौन सा है, राजस्थान, एरिया के अकॉर्डिंग, है ना। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कौन है, उत्तर प्रदेश है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनेगी। अगर यूपी है, जैसे अभी अपन यूपी में रह रहे तो अपन यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यूपी में 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है, कितनी है, 80। तो मतलब यहाँ से कितने चुने जाएंगे, 80 चुने जाएंगे टोटल। तो और तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूंसी, है ना। अब समझ में आया होगा आपको कॉन्स्टिट्यूंसी, और जब सब ये टोटल होते 80, यहाँ पे होंगी, कहीं पे 10 होंगी, कहीं पे अलग एक लिस्ट दी गई होगी आपके इसमें, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी क्लियर हो गया आपको। मैंने आपको ये बता ही दिया है कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे चुने जाते हैं, विधायक कैसे बनता है, ठीक है, एमपीज कैसे बनते हैं, सांसद जिसको हम बोलते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं ना। ये दिया गया, लिस्ट दी गई है स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी की। सबसे पहले देखो आंध्र प्रदेश में 25 दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, यूपी का मैंने बताया है 80 होंगी यूपी में, हाँ उत्तर प्रदेश में 80 है। चलो अब ये समझना है कॉन्स्टिट्यूंसी सब एक होती है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, रिजर्व मतलब आरक्षित, ठीक। तो जैसे हमें पता है कि हमारे इंडिया में कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दी जाती हैं, किसके लिए, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, ठीक है ना। तो जो एससी की जो सीटें रिजर्व की जाती हैं वो अप्रॉक्स है 84 सीटें जो है। अगर स्टेट इलेक्शन हो रहा है तो उसमें अलग होगा, और अगर आपका सेंट्रल का हो रहा तो उसमें, तो सेंट्रल वाले का ही बता रहे हैं कि 84 सीट्स जो है वो आपको रिजर्व करके रखी जाएंगी एससी के लिए, और 47 सीट्स रिजर्व करके जाएंगी एसटी के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ सीटें रिजर्व की जाती है जो आपकी ओबीसी कास्ट है उसके लिए। और 1/3 जो सीटें हैं, 1/3 सीटें वो रिजर्व करके रखी जाती हैं किसके लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब अगली चीज अपने में आएगी कि वोटर लिस्ट, है ना। वोटर लिस्ट क्या होती है, तो एनी पर्सन who has completed the age of 18, his or her name are listed in a list that is called voter list during the election। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, चुनाव के दौरान जो एक लिस्ट जारी की जाती है उसमें उसका क्या होगा, नाम। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज क्या होता है कि it is any person who has completed the age of 18 has a right to vote, है ना। कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया हो वो वोट करने का राइट रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज बोलते हैं। तो वोटर लिस्ट क्या होता है कि जो भी व्यक्ति ने 18 साल की उम्र पूरी की उसका नाम आ जाता है चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो इस लिस्ट को तैयार करेंगे, कितने लोग इस बार 18 साल के होंगे और कितने लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये वोटर लिस्ट हो गई। अब नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, है ना। नॉमिनेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम अंकित होना, किसके लिए, इलेक्शन में, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने पहले बताया कि एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो सेम कंडीशन, एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर ही और सी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कोई भी व्यक्ति जिसने 25 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया हो वो इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री है, कोई उसके लिए पाबंदी आप लोगों को हमें कहते हैं इलेक्शन लड़ सकते हैं, बस हमें अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और हम इलेक्शन को कास्ट कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़, क्या होता उसके लिए एक पेपर होता, उस पेपर में कैंडिडेट को अपना नाम डिटेल पूरी देनी पड़ती है और उसका नॉमिनेशन हो जाता है कि हम इलेक्शन लड़ें। लेकिन इसके लिए कुछ क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट की जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा जो है सिक्योरिटी के तौर पे हमें जमा करना पड़ता है कि हम इलेक्शन को लड़ रहे हैं। पहले ऐसा प्रक्रिया नहीं थी, अब ऐसा नहीं, मतलब पहले क्या होता था, चाहे कोई खड़ा हो जाता था, तो इसके लिए क्या हुआ, थोड़ी सी सिक्योरिटी जमा करवाई जाने लगी कि इतनी सिक्योरिटी जो है रखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और अच्छी चीज में आई कि अभी तक तो लॉ नहीं था,
सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, साथ में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में फाइट कर रहा है उसे अपने पूरा प्रॉपर्टी की डिटेल भी देनी पड़ती है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी। साथ में ये भी डिटेल देनी होती है कि कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल तो नहीं है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं लगे हुए, ये सारी डिटेल भी रखवाई जाती है। एक और चीज कि इफ देयर इज एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, क्या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी गई है चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए तभी आप इलेक्शन को लड़ेंगे, तो इसका आंसर आएगा नो, देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन हु इज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, मतलब है ना, कोई एजुकेशन कि आपके पास यही डिग्री होगी तो आप जो है वो मतलब आप इलेक्शन लड़ सकते हो, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। अगर ऐसा क्राइटेरिया रख दिया गया तो हमारे ये जो एक फंडामेंटल राइट दिया गया, कौन सा राइट दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार दिया गया कि नहीं, तो इसका कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे, इसलिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं लगाई गई। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, यानी चुनाव की प्रक्रिया, मतलब चुनाव का प्रसार करना। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन कैसे होता है कि जो भी पार्टी वोट लड़ने की इच्छुक होती है वह अपनी पॉलिसीज, अपने एजेंडाज, अपने प्रोग्राम्स बताते हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट इस बार आई तो क्या करेंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, ये पॉलिसी बनाएंगे, एजेंडा बनाएंगे, इस तरीके से काम करेंगे। तो जो है वो अपने प्रोमिसेस को सबके सामने रखते जाते हैं और कैंपेन करते हैं। हम देखते हैं ना, इस चुनाव का दौर चल रहा है, सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब कह रही है, कोई कहता है हमारी सरकार आई तो हम इतनी जॉब टीचिंग लाइन में निकालेंगे, इतनी रेलवे में निकालेंगे, इतनी निकालेंगे, तो अपना एजेंडा दे रहा, जिसकी एजेंडा जनता पसंद ज्यादा करेगी उनको वोट करेगी, वो पार्टी फिर कब जाएगी, है ना। और क्या है, इस समय जो पार्टीज हैं वो कई तरीके के स्लोगन्स भी देते हैं, जैसे गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ, तो अलग तरीके के स्लोगन देते हैं जिससे कि लोग उनकी तरफ क्या हो जाएं, आकर्षित हो जाए। ठीक है, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ बातें और भी फॉलो की जाती हैं कि इफ देयर एनी पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स, यदि ऐसा तो नहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी वोटर को क्या दे रही है, ब्राइब मतलब क्या होता है, रिश्वत देना, रिश्वत तो नहीं दे रही, या फिर थ्रेटन मतलब डरा धमका के तुमसे वोट नहीं लिया जा रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि दे शुड नॉट अपील टू देम ऑन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, जो पार्टीज हैं या जो कैंडिडेट है वो लोगों से जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे तो वोट नहीं मांग रहा, बोले हम तुम्हारी जाति के हैं आप हमें वोट करें, हम आपके धर्म के हैं आप हमें वोट करें, यानी जाति और धर्म के नाम पे भी वोट ना मांगे, है ना। इसके अलावा जब जो आपका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उसके लिए किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज नहीं किया जाए, जो पार्टी कर रही है वो अपने एक्सपेंडिचर पे करेगी, ऐसा नहीं कि सरकारी बसों को ले जा रहे हैं, सरकारी व्हीकल्स को ले जा रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स को यूज में ले रहे हैं केवल प्रचार प्रसार के लिए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। और एक चीज एक क्राइटेरिया और रखा जाता है कि नो पार्टी विल एक्सपेंड मोर देन 25 lakhs फॉर ए सेंट्रल इलेक्शन, यानी कोई भी पार्टी जो है 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगी जब कौन सा चुनाव लड़े, वो सेंट्रल का, है ना। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कितना, 25 लाख, और मोर देन 10 लाख, और किसके लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए जाएंगे स्टेट इलेक्शन में। ठीक है, 25 लाख करेंगे लोकसभा में और 10 लाख करेंगे स्टेट में, इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ एक और चीज है कि नो प्लेस ऑफ वर्शिप यूज्ड फॉर इलेक्शन कैंपेन, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है जो है उसका यूज नहीं किया जाएगा चुनाव के प्रचार और प्रसार के लिए।
आप समझ रहे, प्लेस ऑफ वर्शिप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनका यूज नहीं होगा, इनका यूज नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट्स। ओके, अच्छा, इसी को हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पार्टीज या कैंडिडेट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग टू द वोटर्स, पोलिंग और काउंटिंग क्या होती है, तो एट द डे ऑफ इलेक्शंस द वोटर्स गो टू द polling booth. They should have to carry their identity proof, Aadhaar card, driving license, voter card, etc. The officer recognize them. After that, a mark is put on his finger, on his or her finger, and he or she can contest his vote to the candidate. यानी कि जिस दिन इलेक्शन होगा वो व्यक्ति जो है वो पोलिंग बूथ पे जाएगा, वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे होंगे उसके द्वारा उन्हें पहचाना जाएगा, और वोटर्स को जब उनके द्वारा पहचान लिया जाएगा तो उनकी उंगली पे एक मार्क लगाया जाता है, इंक लगाई जाती है, और उसके बाद उन्हें अलाउ किया जाता है वो जाके अपने वोट को जिस भी कैंडिडेट को डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। पहले ये चलता था बैलेट पेपर के थ्रू, अब क्या उसके लिए यूज होता है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बैलेट पेपर क्या होता था, एक पेपर होता था, पेपर उस पर प्रत्येक पार्टी के कैंडिडेट का साइन बना रहता था, उस कैंडिडेट का नाम लिखा रहता था। आपको जिसको भी वोट करना है उसके ऊपर आप जो भी थंब वगैरह लगाया जाता था लगा के बॉक्स में अपनी पर्ची को डालना होता था। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो चुका है, वोटिंग किससे होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू होती है। चलिए ये इलेक्शन की पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई है ना, कैसे इलेक्शन होते हैं। फिर इसके बाद जब इलेक्शन कंप्लीट होता है तो क्या होती है, उन वोट्स की काउंटिंग होती है, कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिले, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो मेजॉरिटी में आके गवर्नमेंट बनाती है ना। अब एक लास्ट में एक ऑप्शन होता है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो देखो जो कैंडिडेट्स जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो इलेक्शन कैंपेन में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। कुछ लोग मसल पावर के थ्रू भी इलेक्शंस को विन करते, तो एक चैलेंज तो ये हो गया मनी एंड मसल्स पावर का। दूसरा जो कैंडिडेट्स हैं, मैंने बता रही हूँ कि कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रखते हैं, तो लोगों को पुश करके भी वो जबरदस्ती वोट ले लेते हैं। हम लोगों ने कुछ किस्से सुन रखे होंगे पहले भी कि वहाँ पे और किसी पार्टी को जो है वोट नहीं मिलता, उन्हीं को वोट दिया जाता है। तो क्या है, या तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा या पावर होगी। और इलेक्शन प्रोसेस के दौरान एक चैलेंज ये भी होता है कि पॉलिटिक्स जो लीडर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके पास जो चॉइस है वो मीनिंगफुल चॉइस होती है कि इन्हीं में से हमें चूज करना पड़ता है। बहुत सारी चॉइसेस नहीं कि या तो ये चुन लो या तो ये चुन लो। जैसे कि हम अपनी यूपी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्टी में से ही चुनते हैं, या तो कांग्रेस, या तो बीएसपी, या तो बीजेपी। और कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है कि हम और किसी को भी चुन सकें। यही 3 पार्टियां हमें अस्तित्व में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर है शॉर्ट में भी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। आप एक बार उसको फिर से ध्यान से पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट इसलिए है, बार बार बताते हैं, पहले भी बताते आ रहे हैं कि अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा तो इसी से रिलेटेड चैप्टर आपका 10th में आएगा, पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स पढ़ा, उसी से रिलेटेड आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टी। जब ये समझ में आया होगा तभी तो वो समझ में आएगा, वरना ये नहीं समझोगे तो वो वाला भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये ध्यान से चैप्टर को आपको पढ़ना है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले लिखवाए थे और कुछ पॉइंट्स अब आप लेसन रीड करने के आफ्टर सेल्फ से बनाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।